हेलो। मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक, KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस, KTHM कॉलेज नासिक, हिंदी विभाग की ओर से प्रथम वर्ष BA विषय प्रयोजनमूलक हिंदी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं समझनी है। उसका पाठ्य विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी की स्वरूपगत विशेषताएं। आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो विशेषताएं निर्धारित की गई हैं उसका परिचय हमें यहाँ समझ लेना है। तो विद्यार्थी मित्रों, सामने प्रयोजनमूलक हिंदी स्वरूपगत विशेषताएं यह शीर्षक दिखाई देता है। इसमें हमें यह समझना है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप समझने के बाद उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं सामने आती हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में अच्छी तरह से व्यवहार के लिए प्रयुक्त भाषा रूप है। यह तो आप समझ गए हैं। तो इस भाषा रूप का प्रयोग अनेक प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान की शाखाओं में हो रहा है। इसमें प्रयोजनमूलक हिंदी का अभिन्न संबंध बना हुआ है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका तथा सामाजिक स्तर के अनुरूप प्रयोजनमूलक हिंदी के भाषा रूप प्रयोग में आते हैं। सामाजिक विज्ञान की तरह प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर्निहित सिद्धांत और प्रयुक्त ज्ञान मनुष्य के सामाजिक प्रयुक्तिपरक क्रियाकलापों का कार्यकारण संबंध से एकनिष्ठ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जा रहा है। तो उस दृष्टि से हमें आज इस भाषिक रूप का दैनंदिन सामान्य व्यवहार के साथ अन्य प्रशासनिक व्यवहार में किस प्रकार अलग से प्रयोग हो रहा है, यह परिभाषाओं के माध्यम से तुम लोगों के सामने आ चुका है। इसमें परंपरागत भाषा रूप तथा नए रूप का भी प्रवेश हमें दिखाई देता है, क्योंकि आज प्रयोजनमूलक हिंदी नए नए क्षेत्रों में प्रविष्ट हो रही है। इसलिए नए रूप भी विकसित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। प्रयुक्ति के अनुरूप हिंदी की सभी शैलियाँ अर्थात परिनिष्ठित, हिंदुस्तानी, उर्दू आदि का समन्वित प्रयोग उसमें होता है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, हिंदी का स्टैंडर्ड रूप हिंदुस्तानी
यानी पूरे भारतवर्ष में जो साहित्य की या आदर्श भाषा खड़ी बोली जिसे कहा जाता है वह हिंदुस्तानी, उसी प्रकार कुछ जगह उर्दू का प्रभाव से मिश्रित जो भाषाएं हैं उसका समावेश यहाँ इस हिंदी में हमें दिखाई देता है। तो इस अपने विशेष प्रयोजन के अनुरूप उसका स्वरूप भी निर्धारित हो जाता है और उसके उद्देश्य तथा उसका भाषाई रूप हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरह यहाँ प्रयोजनमूलक भाषा के जो स्वरूपगत विशेषताएं हैं उनका हमें परिचय कर लेना है, उन्हें समझ लेना है। तो आप लोगों के सामने यहाँ 3 स्वरूपगत विशेषताएं दिखाई देती हैं। कुल 6 विशेषताएं यहाँ अध्ययन के लिए हैं। इसमें पहली विशेषता यहाँ भाषा को लेकर है, यानी विशिष्ट भाषा का प्रयोग इसमें होता है। इसके पूर्व आप लोगों ने समझ लिया कि बोलचाल की भाषा अलग, साहित्य की भाषा अलग और इस प्रशासन या अन्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाला जो रूप है वह प्रयुक्त रूप, जिसे अनुप्रयुक्तता, अनुप्रयोग कहा जाता है। तो वह रूप एक विशिष्ट प्रकार का होता है, एक विशिष्ट प्रकार की भाषा निर्माण होती है। जैसे इसके पूर्व समझ लिया कि इस भाषा में अलंकार, छंद प्रयोग नहीं होता है। इसकी वाक्य संरचना एकार्थक होती है, यानी एक वाक्य से एक ही अर्थ यहाँ मिलना चाहिए। इस प्रकार एक विशिष्ट प्रकार से ये भाषा प्रयुक्त होती है। इसलिए यहाँ इस भाषा की पहली विशेषता वह हमारे सामने आती है उसके स्वरूप के माध्यम से, विशिष्ट भाषा। यह वह विशेषताएं हैं जो प्रयोजनमूलक हिंदी की स्वतंत्र सत्ता और महत्व को निर्धारित कर उसे सामान्य या साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। अपनी शब्द ग्रहण करने की शक्ति के कारण प्रयोजनमूलक हिंदी ने अनेक भारतीय तथा पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर अपनी शब्द संपदा को विकसित किया है। प्रयोजनमूलक हिंदी में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से यहाँ हो रहा है, जो उसकी भाषिक विशिष्टता को रेखांकित करता है। तो यह भाषिक विशिष्टता यहाँ मुख्यतः 2 रूपों से सामने आती है। पहला है जिसका प्रयोग सामान्य जनजीवन के दैनिक व्यवहार के संदर्भ में होता है और जिसका ज्ञान मनुष्य सामान्य जीवन के परिवेश से प्राप्त करता है। और दूसरा रूप जो सामने आता है वह सामान्य जीवन से भिन्न किसी विशेष कार्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। इसी रूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। यह भाषा का तथ्यपरक आर्जित रूप होता है। विशिष्ट प्रयोजनों में विशिष्ट वर्ग द्वारा और विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त भाषा विशिष्ट होती है। इसमें विषय का प्रतिपादन और निर्धारण होता है।
इस विशिष्ट भाषा में अलग अलग विषय की अपनी अपनी शब्दावली और संरचना होती है। यानी इसके पूर्व आप लोगों ने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती हैं, इसलिए उन क्षेत्रों के माध्यम से उनकी अपनी अपनी शब्दावली और संरचना होती है जो इसे विशेष रूप प्रदान करती है। सामान्य और प्रयोजनमूलक भाषा में विशिष्ट भेद होता है। तो इस भेद के माध्यम से यहाँ सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली लाक्षणिक व्यंजनापरक या अनेकार्थी या अलंकार युक्त होती है, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी की जो प्रयुक्ति है या अभिव्यक्ति शैली है वह सामान्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के माध्यम से होती है और विभिन्न कार्यालयों तथा विज्ञान, विधि, तकनीकी आदि क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी का एक विशिष्ट भाषा रूप सामने आता है। तो इस दृष्टि से आप लोगों ने जो पहली विशेषता है उस विशेषता को यहाँ समझ लिया और उसमें यहाँ जो भाषा है वो क्या होती है, एकार्थक होती है। इसकी संरचना में तटस्थता, स्पष्टता तथा निर्वैयक्तिकता स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती है और कर्मवाच्य प्रयोग का अधिक प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यहाँ यह भाषिक विशेषता बोलचाल की हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी में हमें नहीं दिखाई देती, यही उसकी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए कि प्रयोजनमूलक हिंदी एक विशिष्ट भाषा है, एक विशिष्ट उसका रूप है, इसलिए यहाँ उसकी यह विशेषता सामने आती है। दूसरी विशेषता तुम लोगों के सामने है, वह है औपचारिकता या उसे कृत्रिमता भी कहा जाता है। यानी सामान्य भाषा तथा प्रयोजनमूलक भाषा में यह अंतर है कि सामान्य भाषा सहज सरल रूप में विकसित होती है और प्रयोजनमूलक भाषा यहाँ विशिष्ट प्रयास से विकसित की जाती है। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा औपचारिक होती है, यानी मनुष्य इसका प्रयोग यहाँ औपचारिक रूप में करता है। तो यह औपचारिकता यहाँ महत्वपूर्ण होती है। प्रयोजनमूलक हिंदी की जो अनेक प्रयुक्तियाँ हैं उसमें यह देखा जा सकता है कि सामान्य भाषा की अभिव्यक्तियाँ या प्रयोग अनौपचारिक तथा अंतरंग भी होती हैं, किंतु प्रयोजनमूलक भाषा की अभिव्यक्तियाँ औपचारिक ही होती हैं। जैसे सामान्य भाषा में यह पत्र सभी को देखने के लिए भेजो, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी में यहाँ विशिष्ट रूप से कहा जाएगा पत्र अवलोकनार्थ प्रेषित करे, या इसी प्रकार जैसे पत्र मिला नहीं मिला बताइए, इस तरह कहा जाता है, लेकिन वहाँ कहा जाता है पत्र की पावती या पत्र की पहुँच भेजिए। तो इस तरह अलग अलग शब्द प्रयोग यहाँ होते हैं, लेकिन औपचारिकता को वह महत्व दिया जाता है और इस औपचारिकता के माध्यम से ही यह जो व्यवहार है, ये जो भाषा की प्रयुक्ति है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से चलती हैं या प्रयोग की जाती हैं, इसलिए इसमें यह औपचारिक विशेषता सामने आती है। अगली विशेषता है अर्जित भाषा। जैसे मनुष्य समाज से भाषा अर्जित करता है और उसी प्रकार प्रयोजनमूलक भाषा भी यहाँ विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करते हुए अर्जित करनी पड़ती है। तो उस भाषा का पहला चरण सामान्य है और प्रयोजनमूलक भाषा का अगला चरण यहाँ होता है। जैसे सामान्य भाषा
जो हम व्यवहार से सीखते हैं, बचपन से सीखते हैं, और वह घर परिवार से लेकर यहाँ समाज में हम विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, तो वह एक अर्जित भाषा होती है। लेकिन जब एक विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाते हैं, तब सामान्य भाषा से अलग एक रूप यहाँ दिखाई देता है या उसका प्रयोग करना होता है। उस समय यहाँ उसी भाषा का अगला चरण मनुष्य को प्रयुक्त करना होता है। एक प्रकार से आदर्श रूप, एक प्रकार से विशिष्ट भाषा का प्रयोग व्यक्ति को करना होता है। इसलिए मनुष्य किसी क्षेत्र में नौकरी के माध्यम से प्रविष्ट हो जाता है और वहाँ जब कार्य करने लगता है तो वहाँ उसकी कार्य की जो भाषा है, कामकाज की जो भाषा है, वो बदल जाती है। उस क्षेत्र के माध्यम से वो भाषा का प्रयोग करता है और वहाँ फिर उसे उस कार्य के माध्यम से, कामकाज के माध्यम से भाषा अर्जित करनी पड़ती है, जो उसके पूर्व उसने कभी अनुभव नहीं की है, कभी उसका प्रयोग नहीं किया है। ऐसी भाषा उस क्षेत्र में जाकर उसे यहाँ सीखनी होती है। जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन वही आगे चलकर वकील बन जाता है, लेकिन वकील बनकर जब वह कोर्ट में, न्यायालय में कामकाज करता है तो वहाँ न्यायालयीन भाषा का प्रयोग उसे करना होता है। उसी तरह वो न्यायालयीन भाषा अर्जित कर लेता है। तो ऐसे ही बैंक हो, रेलवे हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जब वो प्रविष्ट हो जाता है तो उस समय उसे उस क्षेत्र की जो भाषा है वह अर्जित करनी पड़ती है। इस प्रकार एक अगला चरण मनुष्य को भाषा का अनुभव होता है। लेकिन यह जो भाषा है, जैसे हिंदी प्रदेशों में या उत्तर भारतीय लोगों को हिंदी भाषा अर्जित करने के लिए कठिनाई नहीं है, क्योंकि वो बचपन से सीखते हैं। पर जो अहिंदी भाषी राज्य है और अहिंदी भाषी राज्य के व्यक्ति इस क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये भाषा अर्जित करनी पड़ती है। यह भी एक अलग अनुभव होता है। इसलिए हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हिंदी के सामान्य भाषा रूप को सहज अपनाते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी उन्हें भी यहाँ अच्छी तरह से सीखनी पड़ती है। तो वह अलग रूप होने के कारण उसे सीखते हैं। तो इस दृष्टि से यह प्रयोजनमूलक भाषा का एक अलग रूप तुम लोगों के सामने आता है। इसके बाद है अगला रूप तुम लोगों के सामने है, वह है प्रयोजन परकता, यानी विशिष्ट दृष्टि से उसका जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वह निहित होता है। इसलिए प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप प्रयोजन परक ही होता है। यह भाषाई रूप सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है। तो यह सामान्य रूप से अलग होने के कारण इस भाषा को यहाँ विशिष्ट भाषा कहा गया है, जैसे हम पहले ही समझ गए हैं। तो जैसे साहित्य की भाषा सौंदर्यात्मक होती है, लेकिन इसकी जो भाषा है यहाँ सौंदर्य का या चमत्कार का प्रयोग निहित नहीं होता है। एक तटस्थ भाषा यहाँ हमें दिखाई देती है और इस तटस्थ भाषा के माध्यम से ही जो कार्य है वो चलता है। तो हिंदी का पहला और अंतिम लक्ष्य, यानी प्रयोजनमूलक हिंदी का पहला और अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य यहाँ जो है वह सेवा देना है, सेवा देना होता है, जीविका अर्जन का साधन बनना होता है। यानी हमारी जीविका जिस कार्य पर, जिस क्षेत्र पर निर्भर है, उसी प्रकार की भाषा वहाँ प्रयुक्त की जाती है। इसीलिए उसे अप्लाइड लैंग्वेज या फंक्शनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और ऐसी भाषा उस क्षेत्र के माध्यम से प्रयुक्त होती है और उसी का वह प्रयोजनपरक रूप यहाँ विकसित होता है। अगली विशेषता है पारिभाषिकता एवं अभिधापरकता, यानी उसका जो प्रयोग है वह संदिग्ध तथा अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। उसमें अनेक अर्थता का जो प्रयोग है वह नहीं करना चाहिए। इसके पहले ही हमने समझ लिया कि यह एकार्थक जो प्रयोग है, वाक्य प्रयोग, इसमें आवश्यक होता है। तो एकार्थक दृष्टि से ही इसका प्रयोग, जैसे अभी अभिधापरकता, अभिधा का मतलब होता है यहाँ मुख्य अर्थ
या जो उसका पहला अर्थ है, प्रथम अर्थ है, उससे ही पढ़ने वाले को, सुनने वाले को बोध हो जाए। यानी जो शब्द हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं और वो पढ़ते ही उसका सीधा अर्थ हमें मिल जाए, उसे कहते हैं अभिधा परकता। तो ये शब्द शक्ति का भी नाम है, अभिधा। तो यहाँ अभिधा परकता का मतलब है मुख्य अर्थ का बोध, यानी वाच्यार्थ का बोध जिससे हो, वह यहाँ अभिधा परकता कहलाता है। तो इस तरह इसमें जो प्रकार की दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा तथा साहित्यिक भाषा एक ही है, परंतु इनके स्वरूप में अंतर है। साहित्यिक भाषा में अर्थ कई बार व्यंजनाश्रित और लाक्षणिक होता है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा अभिधापरक और एकार्थी होती है। साहित्यिक भाषा मुख्यतः अलंकार, छंद तथा अनेकार्थी होती है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा अलंकार रहित, स्पष्ट, सहज, सरल और स्वतः पूर्ण होती है। तो उस दृष्टि से यहाँ प्रयोजनमूलक भाषा का जो रूप है वो पारिभाषिक होता है। जैसे पारिभाषिक शब्द है तो उसका कोई, उस शब्द का दूसरा कोई पर्याय नहीं है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। उस दृष्टि से यह पारिभाषिक शब्द तैयार हो जाते हैं, तो उसे पारिभाषिकता कहते हैं। जैसे तुम लोग देखते हैं कि सरकारी क्षेत्रों में विशिष्ट शब्द ही यहाँ प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोर्ट में शब्द प्रयुक्त होता है डिग्री, तो डिग्री का मतलब कोई सजा, दंड, लेकिन वही शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री का मतलब है उपाधि। तो ये क्या है, उसकी पारिभाषिकता है, पारिभाषिक रूप में ही उसका वह अर्थ निकलता है, या उस वहाँ की प्रयुक्ति के कारण उसका अर्थ निकलता है। तो उस दृष्टि से यहाँ ये जो भाषा है इसका कार्यालयीन, बैंकिंग, विधि, मेडिकल, उसी तरह जनसंचार, दूरसंचार आदि विषयों तथा कार्य क्षेत्रों में अपने अपनी पारिभाषिक शब्दावलियों के साथ प्रयुक्ति होती है। यानी उन क्षेत्रों के माध्यम से ही उसकी प्रयुक्ति हमारे सामने आती है। इसीलिए अगली जो विशेषता यहाँ तुम लोगों के सामने है वह है प्रयुक्ति परकता। यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह भाषा रूप क्या होता है, प्रयुक्त होता है, और उस प्रयुक्ति को ही यहाँ प्रयुक्ति कहते हैं, या उस प्रयोग को ही प्रयुक्त कहते हैं। प्रयुक्ति का मतलब होता है रजिस्टर, यानी उसका कोई दूसरा शब्द नहीं है। जैसे तुम लोग जानते हैं राष्ट्रपति शब्द, राष्ट्रपति यानी देश के मुख्य व्यक्ति, तो उस शब्द का दूसरा कोई भी रूपांतर नहीं है। जैसे अध्यक्ष हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। लेकिन हमारे हिंदी या संस्कृत के आधार पर जो देश के प्रमुख हैं उनके लिए राष्ट्रपति, सबका पति, सबका प्रमुख, सबसे उच्च, इस प्रकार यह शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है या उसका प्रयोग हुआ है। तो इस शब्द का दूसरा कोई शब्द नहीं है। हम राष्ट्रपति के लिए दूसरा कोई शब्द रख नहीं सकते। जैसे अध्यक्ष के लिए प्रेसिडेंट शब्द, अंग्रेजी प्रेसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को हम प्रेसिडेंट नहीं कह सकते, राष्ट्रपति ही कहना होता है। तो यह जो राष्ट्रपति शब्द है, राष्ट्रपति शब्द का स्थानांतरण या दूसरा शब्द उसकी जगह प्रयुक्त नहीं होता। उस दृष्टि से ऐसे शब्द को प्रयुक्ति या रजिस्टर कहते हैं। यह प्रयोग यहाँ कई भेदों के आधार पर भी होता है। जैसे कामकाज के कई क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों के आधार पर वहाँ अलग अलग शब्द, यानी एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे मंडल शब्द है, मंडल शब्द रेलवे में एक डिवीजन के लिए प्रयुक्त होता है, पर वही मंडल शब्द सामान्य व्यवहार में अलग अर्थ देता है। उसी प्रकार बैंक में भी इसका कम अधिक प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। उसी तरह व्यापार में सोना उछला, चांदी गिरी, तो यह शब्द सिर्फ व्यापार वाणिज्य में प्रयुक्त होता है, अन्य जगह नहीं। अन्य जगह इसका कोई अर्थ नहीं है। सोना उछला का मतलब सोने का भाव बढ़ गया, चांदी गिरी का मतलब चांदी का भाव कम हुआ। इस प्रकार के जो शब्द हैं
हमें व्यापार में सुनाई देते हैं। तो यह शब्द यहाँ उन क्षेत्रों के माध्यम से प्रयुक्त होते हैं, तो उन क्षेत्रों की यह प्रयुक्ति होती है, उन क्षेत्रों के माध्यम से प्रयुक्त होती है। तो हमें आगे चलकर इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से अलग अलग शब्द प्रयोग यहाँ होते हैं। ऐसी प्रयुक्तिपरकता हमें प्रयोजनमूलक हिंदी में दिखाई देती है। तो उसकी शब्द संपदा और वाक्य संरचना भी अलग होती हैं, यानी उसमें अलग जो रूप है दिखाई देता है, तो वह अलग भेद भी हमें पाया जाता है। इस तरह प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयोजन परक विभिन्न भाषा रूपों के माध्यम से यहाँ सामने आती है, यानी उसके विभिन्न भाषा रूप। तो ये भाषा रूप का मतलब क्या है? कई प्रकार की भाषाएं नहीं है, तो वह जिन क्षेत्रों में वह प्रयुक्त होती है उन क्षेत्रों के माध्यम से उसका अलग प्रयुक्ति रूप सामने आता है। इसलिए हमारी छठवीं विशेषता प्रयुक्तिपरकता है। तो यहाँ इन विशेषताओं के माध्यम से तुम लोग समझ गए कि यह भाषा अनेक रूपों में प्रयुक्त होती है, यानी अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, और उन क्षेत्रों का एक अलग प्रयुक्ति रूप है, अलग उसका प्रयोग है, और उसी प्रकार वह शब्द प्रयोग या शब्द संपदा तैयार होती है। आप लोग आगे जाकर देखेंगे कि हर क्षेत्र के शब्द संपदा हैं, शब्द की जो संरचना है वो बनाई गई है, और उसके लिए अलग अलग पुस्तकें भी उन्होंने निर्माण की हैं। रेलवे के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उसकी भी एक शब्दावली बनाई गई है, बैंकों की है, उसी तरह डाक विभाग की है, तो वहाँ के जो शब्द हैं वही प्रयुक्त होते हैं। इस तरह उनकी प्रयुक्तिपरकता देखकर यह शब्दावली आयोग के माध्यम से ये शब्द बनाए गए हैं। आगे चलकर उन क्षेत्रों ने भी यह भाषा का अध्ययन कर भाषा में नए नए प्रयोग, नए नए शब्द यहाँ आए, क्योंकि संसार हर बार नया परिवर्तन करता है। वहाँ वैज्ञानिक तकनीकी जो परिवर्तन है हो जाता है, और इस प्रकार के जो नए शब्द हैं, नई वाक्य संरचनाएं हैं वो निर्माण हो जाती हैं, और उसी का प्रयोग फिर उस क्षेत्र में होने लगता है, और उस समय भाषा की प्रयुक्तिपरकता भी विकसित हो जाती है। तो इन विशेषताओं के माध्यम से हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की जो स्वरूपगत विशेषताएं हैं वह ध्यान में रखनी है। आप लोग इसे समझ गए। धन्यवाद।